हाँ बेटा, कहानी ये होती है बेटा कि कभी भी कोई भी एलिमेंट जैसे कि कॉपर है अपने किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +1, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इलेक्ट्रॉन लेना या देना, इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, फिजिकल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री का कन्वेंशन कहता है कि आज से हम किसी भी आयन के रिड्यूस होने की औकात को, आयन हमेशा पानी में रहेगा तो ये होगा AQ और ये बन जाएगा सॉलिड। तो कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर लेन देन कर रहा है तो लेन देन करने का, इलेक्ट्रॉन लेन देन करने में हम रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। पहली बात, कभी भी किसी भी एटम या आयन के इलेक्ट्रॉन के लेन देन की ताकत का कंपैरिजन उसके रिडक्शन पोटेंशियल से करेंगे हम, और रिडक्शन पोटेंशियल को आज से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेन देन का IUPAC के हिसाब से कन्वेंशनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाने का पैमाना है, तो कॉपर +1 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और कॉपर +2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया। कॉपर +2 ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बनाएगा, और कॉपर +1 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बनाएगा। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 Cu प्लस से Cu, ये जो भी वैल्यू हो, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 कॉपर +2 से कॉपर, ये जो भी वैल्यू हो। अब ये दोनों वैल्यू को जब हम एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के वोल्ट मीटर लगा के इसका पोटेंशियल जांचते हैं, तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, ये ऊपर वाला। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, लेट से ये पोटेंशियल अगर होगा 0.1 वोल्ट, तो ये जो दूसरा है कॉपर +2 वाला, तो इसका पोटेंशियल 0.1 से कम होगा। लेट से ये होगा मान लो 0.2 वोल्ट, सॉरी 0.02 वोल्ट, ये कम हो गया। हेलो 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 जी सर। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही आज से रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ये कन्वेंशन है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हम जान गए। अब हम बात करते हैं कि भैया किसी भी आयन की स्टेबिलिटी जो है वो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से प्रमाणित या कंपेयर की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। कैसे सर? अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉपर +1 की, तो कॉपर +1 से कॉपर सॉलिड होने में 0.1 वोल्ट का, एग्जाम्पल के तौर पे 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, और कॉपर +2 का कॉपर बनने में पोटेंशियल ऊपर वाले से कम आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि कॉपर +2, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, वैल्यू तो मैंने सही। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉपर +2 कॉपर बनने में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, किसके कंपैरिजन में? कॉपर +1 के कंपैरिजन में। कॉपर +1 जो है वो कॉपर सॉलिड बनने में ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, इसीलिए तो वो होने का पोटेंशियल, वो होने का इच्छा, वो होने की औकात उसकी ज़्यादा है। हेलो हेलो अच्छा, कभी भी कोई भी आयन अपने आयनिक स्टेट में जब रहना चाहेगा, तभी ना वो आगे कम जाना चाहेगा किसी दूसरे के कंपैरिजन में। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, हम बात करें स्टेबिलिटी किसमें? पानी में, तो हमको दिखेगा कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। हेलो हेलो लेकिन मैं अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ देखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर +2 का होगा 3d9 और कॉपर +1 का होगा 3d10। हेलो हेलो तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के हमको ये लगेगा कि कॉपर +1 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन कॉपर +1 ज़्यादा स्टेबल हवा में होता है, गैसियस स्टेट में। और कभी भी कोई आयन, एक्चुअल सच्चाई है, प्रैक्टिकली गैसियस स्टेट में तो नहीं रहता है। आयन तो हमेशा पानी में ही बनते हैं। अब
पानी में कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि कोई भी आयन की स्टेबिलिटी का प्रमाण उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राइमरीली होता है, लेकिन केवल वो नहीं होता है। और कौन से फैक्टर्स होते हैं? और फैक्टर्स होते हैं उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब कोई भी आयन जो ज़्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पानी उसको बहुत शिद्दत से खुद में घोलने की कोशिश करेगा, हेविली हाइड्रेट करेगा। क्योंकि ये ज़्यादा हेविली हाइड्रेटेड है इसलिए कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तक की बात शायद सबको खत्म होती है, समझ में आती है, बोलना पड़ेगा। यस सर। अब यस सर। अब जो अभी खुशबू ने सवाल पूछा कि सर अगर ऐसा है कि कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है तो इंग्लिश में हमने ये क्यों लिखा है कि कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल इन वाटर? ये तो अब समझ में आ गया, कॉपर प्लस वन अनस्टेबल इन वाटर, एज इन कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है तो प्लस टू के रिस्पेक्ट में प्लस वन अनस्टेबल है। हेलो, यस सर। अच्छा, तो अगर कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल, पानी में कम स्टेबल नहीं है, कम है, क्यों? क्योंकि प्लस टू हेविली हाइड्रेटेड है, उसको ज़्यादा हाथों हाथ पानी लेगा और खुद में घोलेगा। तो बेटा क्या प्लस वन पानी के अंदर प्लस टू नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि हर आदमी स्टेबिलिटी तो चाहता ही है भाई। पानी में अगर उसको खुद ब खुद एग्जिस्ट करना और ढंग से करना है तो क्या प्लस वन प्लस टू नहीं बनना चाहेगा? हेलो, यस सर। तो अगर बेटा कॉपर प्लस वन कॉपर प्लस टू बनता है, क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस टू हेविली हाइड्रेटेड है, तो क्या कॉपर प्लस वन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा? हेलो, हाँ सर। यही वहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल इन वाटर एंड अंडर गो ऑक्सीडेशन, वेयर एज कॉपर प्लस टू जो है इज रिलेटिवली स्टेबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज इट इज हेविली हाइड्रेटेड। ये बात लिखी है। हेलो, यस सर। अब कोई दिक्कत? खुशबू, नो सर। आगे बढ़ जाऊं? जी सर। चलो, 10वें पॉइंट के इंग्लिश लिखेंगे। लिखेंगे लो ऑक्सीडेशन, लो नहीं होगा बेटा, ये होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड लाइक CO। ये पहले इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश में सुधार बस आपको ये करना है, यहाँ लो की जगह लिखना है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स लाइक CO। और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ये पहले लिखो फिर इसको समझते हैं क्या लिखा रहा हूँ। बेटा कहानी यहाँ पे ये है कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई साहब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैसे निकालोगे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट? सर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो वो हो गया X। CO पे चार्ज क्या होता है सबको पता होगा, नहीं पता तो जहाँ आपने CO की फोटो बनाई है वहाँ पे CO का स्ट्रक्चर भी बना लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बना लिया ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, 2 बना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो शायद आपको दिख रहा होगा CO न्यूट्रल है। हेलो, हाँ सर। तो जहाँ आपने CO लाइक CO लिखा हुआ है वहाँ पे फोटो भी बना लो, और इनफैक्ट और करके एक और फोटो बना लो। क्या फोटो बनाओगे? हमको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह होता है, कोवलेंट हो जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस भी कर दो। लेकिन जब ये करोगे तो क्या करना पड़ेगा? देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। अगर आप गौर करो तो कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 हो गए हैं, और 5 है, 3 बॉन्ड बना ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के 1 चला गया तो 6 से 5 हो गए, 3 बना ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। तो ये हो गया CO। तो आपको दिख भी रहा होगा CO कैसा है, न्यूट्रल है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। दिख रहा है? हेलो, यस सर। हटा दूं? फोटो बना ली? यस सर एक सर। मिनट। रुक गया भैया। सर 1 मिनट रुकिए। रुक गया भैया, साफ सुथरी फोटो बनाओ। अच्छा, फोटो बनाते बनाते कम से कम मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो। जब मैंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के फोटो बनाई थी तो मुझे बताइए टोटल कार्बन और ऑक्सीजन में को मिला के लोन पेयर कितने हैं? 3। दिख रहा है ना? हाँ सर 3 लोग थे।
और जब मैंने ये प्लस माइनस वाली फोटो बनाई है तब कितने लोन पेयर हैं? 2 क्यों, एक लोन पेयर कहाँ गया? कोऑर्डिनेट हो ये जो लोन पेयर है जिसको मैंने लाल किया हुआ है उसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पास है, और कायदे से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास थे तब वो न्यूट्रल था, उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पास चला गया तो एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस, इसका चला गया तो प्लस। शायद अब और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। हटा दूं अब ये? हाँ सर। चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अब सुनो, अब अगर CO एक न्यूट्रल स्पीशी है तो न्यूट्रल स्पीशी क्या करती है? न्यूट्रल स्पीशी ये करती है, अरे क्या करती है चलो छोड़ो, अभी तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। निकल का नहीं पता तो X, कार्बोनाइल न्यूट्रल है तो प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, ओवरऑल नेट चार्ज है 0, तो कायदे से निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। हेलो, यहाँ पे वैसे ही लोहे का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगा? 0। हेलो हेलो। अब बेटा इन जनरल जब भी डी ब्लॉक के कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, मैं थोड़ा वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ये थोड़ा सा अच्छी जानकारी है, हालांकि अभी नहीं देनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही देनी चाहिए, पर एक्चुअली समझ में नहीं आएगा, ये अभी रटना पड़ेगा, इसलिए अभी दे देता हूँ क्योंकि तब भी पढ़ाना तो है ही। तो सुन लो, देखो होता क्या है बेटा, सबसे पहली बात सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जब एक एलिमेंट होता है M, उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। जनरली खाली ऑर्बिटल होने की संभावना डी ब्लॉक के पास ज़्यादा होती है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल्स होते हैं। खाली ऑर्बिटल्स होने से होता क्या है? खाली ऑर्बिटल होने से होता ये है कि कोई भी एक ऐसी स्पीशी इनके खाली ऑर्बिटल्स को देख के अपने लोन पेयर उसको डोनेट करने की कोशिश करती है। लोन पेयर अगर डोनेट कर देगी तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा लोन पेयर देने के कारण, अब ये मेटल इस 3L मान लो मैंने बनाया, तो इस 3L के साथ जो कंपाउंड बनाएगा उसे मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और नॉर्मल कंपाउंड में फ़र्क क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक व्यक्ति अपने लोन पेयर देता है और दूसरा आदमी उनके लोन पेयर को गेन करता है। हेलो हेलो। यस सर। जो दूसरा आदमी उनके लोन पेयर को गेन करता है उसमें खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास होते हैं, इसीलिए इन जनरल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों एक ही बात है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ज़्यादा बनाते हैं। हेलो हेलो। अब बेटा ये जो जिसे मैंने L की तरह दिखाया है जो अपने लोन पेयर को दे रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर दे के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन्हें नाम देती है लिगेंड्स। क्या नाम देती है? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स बेसिकली हैं क्या? लिगेंड्स बेसिकली लुईस बेस है। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, तो जो मेटल होता है बेटा, जो मेटल आयन होता है, ये बेसिकली क्या है? ये एक लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आप बताओ कोई लुईस एसिड कब बहुत अच्छा बन पाएगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, अब ये जो लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनफैक्ट द मोस्ट शक्तिशाली लिगेंड इज कार्बोनाइल ग्रुप, CO ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो कार्बन है ये इतना शक्तिशाली लिगेंड है कि ये किसी को भी अपने लोन पेयर जबरदस्ती दे सकता है। हेलो। और इसी कारण जब कार्बोनाइल के साथ जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कोई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर वो 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना तो भी ये लोग अपने लोन पेयर को देने के लिए सामने वाले को मजबूर कर देते हैं। हेलो हेलो। यस सर। अब मजबूर कैसे कर दिया सर? आइए दिखाऊं ये भी आपको। मजबूर कैसे कर दिया? एक जो सबसे पहला एग्जांपल आपने लिखा है निकल। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 4s2 3d 8। मतलब 3d के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
8, आइए वो 8 इलेक्ट्रॉन भर दूं पहले मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s के 2। हेलो हेलो। Yes, sir. अब sir. अब अगर आप मुझे कॉमन सेंस से सबसे पहले ये जवाब दे दीजिए कि अगर निकल के साथ 4 कार्बोनाइल आ रहे हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा सर? सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 लोग आ रहे हैं, शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। हेलो, इतना तो पता ही है Yes, आपको। sir. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हेलो, Yes, sir. इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए चलो मान लिया ये 4s है और ये 4p है, लेकिन सर अगर कोई लिगेंड आ रहा है कार्बोनाइल तो ये तो खाली ही नहीं है 4s। हेलो हेलो। Yes, sir. तो अब एक्चुअली सर अगर 4s खाली नहीं तो कैसे हो पाएगा? अब ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। आने वाला कौन है? कार्बोनाइल। वो भी अपना कार्बोनाइल का कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है। वो है कैसा लिगेंड? शक्तिशाली। बेटा अगर माइनस आ ही रहा है तो आपको नहीं लगता ये जो माइनस हैं इनको रिपल्शन महसूस होगा? और आने वाला अगर शक्तिशाली है तो ज़्यादा तेज से ठूंसा मारेगा और ये बेचारों को वो घूसा खाना पड़ेगा। हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये रिपल्शन अगर इनको महसूस होगा तो ये कहाँ छुप के भागेंगे? ये कहाँ छुप के भागेंगे? ये कहाँ छुप के भागेंगे? 4p. अंदर। ये कहाँ छुप के भागेंगे? अंदर। हेलो हेलो। Yes, sir. और वो अपने लिए अपनी जगह बना लेगा। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बोला जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्स्ड पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल। ये हुंस रूल का तो उल्लंघन हो गया ना? हुंस रूल, Yes. आफबाऊ, ये सब का तो उल्लंघन हो गया। हाँ हो गया। उल्लंघन क्यों हो गया? उल्लंघन इसलिए हो गया कि बाय बुक्स बताया जाता है कि कोई तुमको ये बोले तो तुम ये बोलो, ये तुम ये बोले तो ये बोलो। अगर कोई शक्तिशाली घर के नीचे आके डंडा लेके खड़ा ही हो गया है तो सब नियम जाए तैसी, जो कमजोर आदमी है अंदर ही जाके घुस जाएगा। हेलो, प्रैक्टिकली सही बात है ना? Yes, sir. हेलो। फिर नियम कायदे थोड़ी बताएगा कि दे रही ये मेरा घर मेरी सब, देखो मैं तुमको रजिस्ट्री दिखाता हूँ, पहले अंदर घुसे क्या कहते हैं, पहले जा फिर हम बात करी सुबह। हेलो हेलो। Yes, sir. डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी। तो Yes. एक्चुअल सच्चाई ये है कि कार्बोनाइल इतना शक्तिशाली लिगेंड है कि जब वो आता है तो मेटल आयन को खाली डब्बे न भी हों तो वो अपनी व्यवस्था कर लेता है, बना लेता है। इन जनरल अगर ये आयन +2 के स्टेट में होता, निकल अगर +2 के स्टेट में होता तो वैसे ही जगह खाली हो चुकी होती क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके होते। हेलो, जगह बन गई होती लिगेंड के लिए। हेलो। तो इन जनरल बाकी के लिगेंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं मेटल को प्लस स्टेट में पहुंचा के। वैसे भी मेटल अगर प्लस स्टेट में पहुंचेगा तो अच्छा लुइस एसिड भी बन जाएगा क्योंकि एक प्लस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन करेगा। कार्बोनाइल को अगर आना है तो उसको बहुत अट्रैक्शन की महसूस नहीं हो, आना है वो आएगा, तुम बुलाओ या ना बुलाओ। अगर आ गया है तो आएगा और अपनी जगह बना लेगा, इसलिए वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना लेता है और कोई ये नहीं कर पाता। हेलो, Yes, sir. नहीं समझ में आता है? आगे. आगे बढ़ जाऊं बाकी लोगों? चलो Yes, sir. नेक्स्ट। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। अगला स्टामार्क है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E0। उसमें लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1। पॉइंट क्रमांक 1 में पहले इंग्लिश लिखेंगे इन एक्वस सोल्यूशन कॉमा द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉमा विच डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। ये क्या है? फॉलोइंग फैक्टर्स होना चाहिए बेटा, फॉलोइंग फैक्टर्स। ऐसी कर से मत किया करो बेटा कि मास्टर लोगों को समझ में ना आए। मास्टर लोग बोर्ड में नंबर नहीं देंगे। हालांकि ये मान लो ताम्रकार को कॉपी है, वो तो अच्छा बढ़िया 22,000 रैंक ले आया है, लेकिन वो जेई मिला है, जेई में ABCD रहा होगा और ऑफलाइन पे, और वो 12वीं का पेपर हुआ नहीं, उसमें वो सेठ के नंबर पा गया होगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा आगे, नहीं ना ही हो तो अच्छा है। हमारे साथ हो सकता है सर। नहीं बेटा तो हो सकता है. नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम लोग साथ ही होगा ना बेटा तो मास्टर भूखे मर जाएंगे, पता है खास तौर पे हम लोग जैसे जिनका अर्थ ही तब है जब बच्चा पढ़े। बच्चा ना पढ़े तो ये क्या करेंगे? ये तो फिर स्कूल के मास्टर फिर बढ़िया काम कर गएंगे ना।
तो ऐसा ना हो बेटा, खुद सोचो तुम अपना एक दिन की पढ़ाई के लिए किसी का वो निपटा दोगे पर चलो ठीक है, निपटाओ। नहीं सर, पेपर होना चाहिए सर हाँ इसका। बेटा, धन्यवाद बेटा, होना चाहिए। पेपर ही देंगे। होना चाहिए, पर ऐसा हम लोग बोल रहे हो सकता है। अरे बेटा अपने प्रेयर्स में कहोगे हो सकता है तो होगा, नहीं कहोगे तो मन में सबके होगा, अरे यार ना ही हो यार, तो फिर मान लो नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं, ये हो। यस सर। चलो आगे बढ़ूँ, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में बदला, ये एंडोथर्मिक होता है। दूसरा स्टेप आयनाइजेशन, गैशियस आयन बोला जाता है ना, आइसोलेटेड गैशियस, अकेला गैशियस एटम को एनर्जी दो, ये भी एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है डेल्टा एच, तो वो एन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, जितने भी उसको रिलीज करना संतुष्टिजनक लगेगा तो वो प्लस एन के स्टेट में आ जाएगा। इसको कहेंगे डेल्टा एच आयनाइजेशन। यहाँ पे जैसे सब्लिमेशन सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे आयनाइजेशन आप लिख दीजिएगा। तो ये 2 स्टेप हो गए बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। तीसरा स्टेप है हाइड्रेशन होना। हाइड्रेशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है क्योंकि गैशियस आयन एक्वस आयन में बदलता है। और ये 3 स्टेप कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं किसी भी आयन का पानी में रहना या ना रहना, या कम रहना या ज़्यादा रहना, स्टेबल होना या कम स्टेबल होने पे। कैसे, उसको देखेंगे। लिख लिया यहाँ पर तक, आगे बढ़ूँ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अल्टीमेटली अगर आप पूरा प्रोसेस देखोगे तो नेक्स्ट लाइन से आपको ऐसे इफेक्टिव ऐसे डंडी खींच लेना ऐसे, है ना, और अल्टीमेटली रिएक्शन लिखोगे। अगर आप ऊपर के, आपको तो तीनों रिएक्शन अपनी कॉपी में दिख रहा होगा, अगर आप सारे रिएक्शंस को ऐड कर दो बेटा तो केवल फर्स्ट स्टेप का मेटल सॉलिड बचेगा और लास्ट स्टेप का Mn+ और सेकेंड स्टेप से n इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। देखो तीनों को ऐड करो तो यही आएगा। हेलो हेलो। यस सर। और तीनों स्टेप अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो थर्मोडायनेमिक्स से मैं बता देता हूँ। जो एंथैल्पी चेंज होता है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट पे डिपेंड करती है तो क्या होगा सर, तो ये होगा कि अगर 3 रिएक्शन को जोड़े हो तो इनकी एंथैल्पी भी जुड़ जाएगी। घटाते तो घट जाती, बढ़ाते तो बढ़ जाती, इंटू 2 करते तो इंटू 2 हो जाती। क्यों? क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो आप 3 लोगों को जोड़ रहे हो तो डेल्टा एच भी तीनों का जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। हमें ये बात पता है तो हम ऐसा सिंबल भी लगा देंगे। सब्लिमेशन में हमेशा एनर्जी, सब्लिमेशन में हमेशा एनर्जी लगती है, लगेगी, पॉजिटिव आयनाइजेशन में हमेशा लगेगी, लगेगी, और हाइड्रेशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। रिलीज होगी। तो ये पहले लिखो और वहाँ ये प्लस प्लस माइनस है किसी दूसरे पेन से बना दो ताकि आपको याद रहे। अब मैं आगे इस पे चर्चा करता हूँ, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हो गया सबका? एक नहीं मिनट. सर। रुक गया बेटा, साफ सुथरा लिखना, ऐसे इसकी बच्चे की तरह नहीं, इसने बहुत कचड़ा किया है। और फिर यहाँ पे ऐसे बढ़िया है डंडी खींच देना, और फिर एक लाइन छोड़ के नीचे की इंग्लिश लिखेंगे अपन। बताओ 2 लाइन छोड़ के लिखने से क्या जाता है यार, साफ स्वच्छ दिखता है। काहे घुसड़ घुसड़ के लिखते हैं बच्चे, काफ़ी कॉपी बचाते हैं। हो गया सर. चलो आगे बढ़ जाऊँ। चलो नेक्स्ट। बच्चों अब पहले मुझे बताओ मीटिंग आईडी बची है अभी? 3 मिनट है. हाँ 3.5 मिनट। चलो बेटा, तो मैं फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आओ। लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उसी पॉइंट में लिखेंगे। लोअर लिखेंगे, lower be the value of reduction potential, that is more negative be the value of standard electrode potential, more stable is the oxidation state of that particular metal ion in aqueous solution, that is more negative be delta HR, ये है delta H reaction,
implies more is the stability of metal ion in aqueous solution, implies E नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना कम होना चाहिए, उतना लेसर होना चाहिए। पहले ये फोटो बना लो बच्चों, फिर मैं इस पर चर्चा करता हूँ। सर एक्वस सॉल्यूशन तक लिखना है। पूरा लिखना है बेटा, पूरा, ये पूरा। अब बेटा एक्चुअली कोई भी आयन स्टेबल है कि नहीं है, या ज़्यादा है कि कम है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रमाण, हम थ्योरी से तो सोच साध सकते हैं जो भी है, पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रमाण यही इसी थर्मोडायनेमिक फैक्टर से मिलता है। क्या है थर्मोडायनेमिक फैक्टर, देखते हैं। थर्मोडायनेमिक फैक्टर यहाँ पे ये है कि मान लो कोई भी मेटल अपने सॉलिड स्टेट में था, हमने देख ही लिया। अगर आप चाहते हो कि वो किसी भी अपने प्लस एन स्टेट में आए पानी में और उतने इलेक्ट्रॉन दे, तो ये तो उसका ऑक्सीडेशन होने की बात हम कह रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन होने की बात थर्मोडायनेमिक्स बताती है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है बेटा देखो, ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन देखा जाएगा। डेल्टा रिएक्शन में पहला होगा आयनाइजेशन, दूसरा होगा सब्लिमेशन और तीसरा होगा हाइड्रेशन। अब बात ये आती है बेटा कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना खुद ब खुद कब चाहेगा, जब उसको प्रोडक्ट बनने में मजा आए। मजा कब आएगी, जब वो स्टेबल हो जाए प्रोडक्ट बन के। हेलो यस तो अगर कोई चीज प्रोडक्ट बन के स्टेबल हो गई है, मतलब उसकी एनर्जी घट गई है। एनर्जी घट गई है तो एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ, रिलीज हुई होगी। मतलब जो ओवरऑल डेल्टा एच रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि आयन बना हुआ स्टेबल बने, तो ओवरऑल डेल्टा एच रिएक्शन क्या होना चाहिए, मोर एंड मोर नेगेटिव। हेलो यस सर। कहने का अर्थ यह है कि मान लो, अगर कोई एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, मान लो मैं कॉपर की बात करता हूं। कॉपर सॉलिड को मैं अगर बना रहा हूं कॉपर +1 और मैं बना रहा हूं कॉपर +2 एक्वस, एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। तो कॉपर को कॉपर +1 बनने में मान लेते हैं -100 इसका डेल्टा एच है रिएक्शन। आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कॉपर +2 बनने में डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा, -200 कि -50? -200। माइनस। हाँ, यहाँ पे मैथ्स मत लगा लेना कि सर -100 -50 बड़ा होता है, -100 छोटा होता है। नहीं बेटा, माइनस का मतलब है रिलीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा रिलीज होने का मतलब -200। हेलो, या नंबर लाइन वाली मैथ्स ना लगा लेना, सर -100 छोटा, -100 बड़ा होता है, -200 छोटा होता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, यस सर। इसका अर्थ ये कि कॉपर सॉलिड को कॉपर +2 बनने में ज़्यादा मजा आ रहा है क्योंकि 200 रुपये उड़ा रहा है। तो मतलब होता है ना, जो बारात में ज़्यादा पैसा उड़ाया मतलब उसके घर की शादी। हेलो, ज़्यादा खुश होगा। हेलो, अच्छा। यस सर। तो अब सबसे पहली बात ये हो गई कि कोई भी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब वो आयन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है। हेलो, स्टेबल है। एक बात, अब कोई आयन अगर बेटा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो सॉलिड में रिड्यूस होना चाहेगा कि नहीं, दूसरे के कंपैरिजन में? नहीं। तो मतलब बेटा जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा आयन, और जितना आयन स्टेबल होगा उसका ई नॉट उतना ही कम होगा। हेलो, यस सर। तो यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको एक ट्रेंड सोचने में मदद मिल गई कंसेप्ट की, कि कोई भी आयन जितना ज्यादा स्टेबल उसका ई नॉट उतना ही कम। हेलो,
बात समझ में आती? चलो चलो बस अब आगे की बात बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ई नॉट का अपन ने पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, अब हम पॉइंट नंबर 2 में ट्रेंड की बात करेंगे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।